आज हम लोगों का टॉपिक है फिर से सर्कुलर मोशन, लेकिन ये सर्कुलर मोशन पुराने सर्कुलर मोशन से डिफरेंट है। पहले जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे दैट वाज सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक धागे के साथ हमने एक पत्थर को बांधा और ऐसे घुमाया। ये वाला जो प्लेन बनता है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। धागे के साथ पत्थर को बांध के हम दो तरह से घुमा सकते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। अगर हम उसको इससे घुमाते हैं, प्लेन रोटेशन कैसा है? तो एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर सकते हैं और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। हमने जो पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ये तो होता है, हर सर्कुलर मोशन में होता है। ये टेंशन के बराबर होता है जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करते हैं। लेकिन जब हम वर्टिकल सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो उसके डायनेमिक्स सब अलग अलग हो जाते हैं। टेंशन, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, ये सब डिफरेंट होते हैं और हर चीज बदलते रहती है, इसलिए उसकी हम अलग से स्टडी करते हैं। एंड दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। देखिए सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में कैसे डिफरेंस आता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हैं, एक तरफ वो ऊपर जाएगा और इधर से नीचे आएगा। जी एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। एक बार ये उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, जी नीचे काम कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो जी इसको क्या करता है? स्लो करते जाता है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब इधर से नीचे आएगा तब जी क्या करेगा? उसको फास्ट करते जाएगा। दोनों में डिफरेंस आ गया, तो नेचुरली है उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। इस तरह से उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आता है। जब हम उसको ऐसे चलाते हैं तो टेंशन उसको ऊपर की तरफ खींचता है, फोर्स। लेकिन जब वो आधे से ऊपर चला जाता है तो टेंशन किधर खींचता है? नीचे की तरफ। टेंशन की डायरेक्शन भी बदलती है। जब वो नीचे होता है तो टेंशन को दो काम करने पड़ते हैं, एक उसके वेट को संभालता है और दूसरा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी देता है ताकि वो गोल घूम सके। जब ये पत्थर घूमता हुआ ऐसे ऊपर जाता है तो टेंशन को इसके वेट को संभालने की जरूरत नहीं है, अर्थ ऑटोमेटिकली इसको नीचे की तरफ खींचती है। सिर्फ टेंशन को किसका काम करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करना है। तो अलग अलग जगह पे टेंशन की वैल्यू अलग हो जाती है, वेलोसिटी की वैल्यू अलग हो जाती है, एक्सीलरेशन भी इसका नॉन यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह एक जैसा एक्सीलरेशन नहीं होता। हमने जो हॉरिजॉन्टल मोशन दिया था उसमें एक्सीलरेशन कितना था? mv² अपॉन r। किस तरफ? सेंट्रीपिटल। लीनियर एक्सीलरेशन नहीं था, हमने ये माना कि वो यूनिफॉर्म स्पीड थी। यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रह सकती है वर्टिकल में। इस तरह से सब तरह के बॉडीज, सब तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, सब तरह की क्वांटिटीज इसमें चेंज होती रहती हैं, इसलिए इसका डायनेमिक्स थोड़ा अलग है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पर बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं उनके सिलेबस में है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसे पूछा जाता है। इसमें हमको थोड़े से एनर्जी के कैलकुलेशंस भी करने होते हैं, इसलिए सिर्फ लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पर इसको पढ़ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है। तो एनीवे, जो आपका 10th का नॉलेज है एनर्जी का, उसको हम लोग यूज करेंगे और इसकी स्टडी हम कर लेंगे। बट आई डोंट वांट टू लीव इट, क्योंकि अभी अगर हम छोड़ देंगे तो फिर बाद में कैचअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो। तो वी विल स्टडी इट राइट हियर ओनली, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक बॉडी जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमती है तो देखिए उस टेंशन कैसे होते हैं। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में
ये इस तरह से ये बॉडी है। यहां पर हमने इसके साथ एक स्ट्रिंग बांधी हुई है। ओके, इस स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन रहेगा और वो इसको मूव करेगी सर्कुलर मोशन में। ओके, दिस इज सेंटर। ये रोटेशन हो रहा है। किसी टाइम पर मान लीजिए ये यहां पर है पार्टिकल, उस समय ये स्ट्रिंग इसके साथ बंधी हुई है। यहां पर एंगल थीटा वर्टिकल के साथ इसमें बनाया हुआ है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो लगा हुआ है जिसका मास m है। तो इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करता है? mg नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, टेंशन इधर काम करेगा जो कि इसको इस तरफ खींचेगा, टेंशन इस तरफ काम करेगा। अब यहां पर ये सर्कल मोशन में है, इसलिए इसको जरूरत किस चीज की है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसका यहां पर इसको कितना मिल रहा है? तो ये जो mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा। ये अब बताइए यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना अवेलेबल है? T इधर काम कर रहा है, इसकी यहां पर वेलोसिटी है, पर्टिकुलर वेलोसिटी है v। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? mv² अपॉन r। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? स्प्रिंग में आया हुआ टेंशन। लेकिन इस टेंशन को और किसको बैलेंस करना है? mg cos थीटा को भी बैलेंस करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है? हमारी जो रिक्वायरमेंट है mv² अपॉन r, दिस इज फुलफिल्ड बाय टेंशन माइनस mg cos थीटा। देखिए नेट फोर्स यहां कितना है? ये नीचे की तरफ mg cos थीटा, ऊपर की तरफ टेंशन, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना बना? T माइनस mg cos थीटा। और ये फोर्स किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल का। इसलिए इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? mv² अपॉन r। ठीक है, ओके, ये आ गया। तो इससे हम टेंशन निकाल सकते हैं कि यहां पर टेंशन कितना है। ये इधर ले आइए, mv² अपॉन r माइनस प्लस, इधर जाकर प्लस हो गया, प्लस mg cos थीटा। दिस इज टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। अच्छा, अब इस टेंशन का ये एक जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया। इस टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी? टेंशन इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और जब cos थीटा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, उस समय थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो उस समय थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। मतलब ये बॉडी जब यहां पर है उस समय टेंशन कैसा होगा? मैक्सिमम। टेंशन इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, theta is equal to 0, therefore body at lowest point
तो जब ये बॉडी लोएस्ट पॉइंट पर होती है उस समय टेंशन मैक्सिमम होता है, और ये मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? टेंशन मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको 1 कर दीजिए, mv² अपॉन आर प्लस mg। ये मैक्सिमम टेंशन होता है इस स्ट्रिंग पर। ओके, ये मैक्सिमम टेंशन हमने बनाया, ये हम टेंशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये टेंशन मिनिमम कब होगा? ये मैक्सिमम की कंडीशन थी, अब मिनिमम की कंडीशन देखिए। टेंशन इज मिनिमम। टेंशन मिनिमम कब होगा? जब ये पूरा का पूरा वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और ये मिनिमम वैल्यू कितनी होती कॉस थीटा की? नो, -1। देखिए, अगर आप यहां 0 कर देंगे तो ये कितना बचेगा? mv² अपॉन आर। और अगर ये -1 होगा तो mv² अपॉन आर माइनस समथिंग और कम हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम टेंशन हमको कब मिलेगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1। सो टेंशन इज मिनिमम व्हेन cos theta is equal to -1. So tension minimum is equal to how much? और cos theta -1 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए बॉडी कहां पर होगी? बॉडी एट टॉप। ये वाली बॉडी जब ऐसे यहां पर आ जाएगी उस समय टेंशन मिनिमम होगा, और जब यहां पर है तो टेंशन मैक्सिमम होगा। टेंशन मैक्सिमम। और यहां पर जब बॉडी है उस समय ये टेंशन कितना होगा? मिनिमम। और ये मिनिमम टेंशन बताइए कितना होगा? टेंशन मिनिमम इज इक्वल टू mv² अपॉन आर माइनस mg। ये मिनिमम टेंशन है। और ये मिनिमम टेंशन कहां पर है? एट दी टॉप। अच्छा, अब ये आपने टेंशन की कंडीशन पढ़ी। इसमें आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख के टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लोकेशन पर होगा उस समय टेंशन कितना होगा? हॉरिजॉन्टल में थीटा कितना होता है? 90। तो कॉस थीटा कितना होता है? 0। तो टेंशन कितना होगा? mv² अपॉन आर। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन mv² अपॉन आर, नीचे में टेंशन mv² अपॉन आर प्लस mg, ऊपर पहुंचा तो टेंशन mv² अपॉन आर माइनस mg। ये तीनों टेंशन की कंडीशन हो गया, ये याद हो गया। अब ऊपर में जब ये पहुंचती है तो इसका टेंशन मिनिमम इतना होता है। ये इससे हम और आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज हमको ये समझनी है कि सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखना या नहीं रखना ये कैसा होता है। यहां से ये जब बॉडी ऐसे जा रही है, ये इस पाथ पर आती है, देन वी से इट इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन। और कैसे आ सकती है नीचे? आंसर है ये यहां से ऐसे नीचे गिर गई। अगर ये यहां से ऐसे नीचे गिर गई तो बताइए क्या ये सर्कुलर मोशन रहा? नहीं रहा। तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है? इट मस्ट फॉलो ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर इसको आना ही चाहिए। अच्छा, अगर इसको सर्कुलर पाथ पर आना है तो इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो स्ट्रिंग, ये जो धागा है, ये ना तना हुआ रहना चाहिए। तना हुआ रहना चाहिए। इट मस्ट हैव ए टेंशन इन इट। अगर ये यहां से ऐसे गिरती है, ये यहां पर आई,
ये इतना लंबा धागा आपको दिख रहा है रेडियस के बराबर। अब यहां से यहां का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है क्या? नहीं है। तो ये धागा कैसा हो जाएगा? ये ढीला पड़ गया। अगर ये धागा ढीला पड़ गया तो क्या ये मोशन सर्कुलर मोशन रहा? नहीं रहा। तो ये धागा हमेशा कैसा रहना चाहिए? टाइट। भले उसका टेंशन कम होता जाए, 1 टेंशन है तब भी वो कैसा रहेगा? टाइट। 0.01 टेंशन है तो भी कैसा रहेगा? टाइट। लेकिन टेंशन कभी भी 0 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन मेंटेन करने की कंडीशन क्या है? दैट टेंशन शुड नेवर बी लेस देन 0, इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 0, और मैक्सिमम कम से कम कितना होगा? अप्रोच 0, इट शुड अप्रोच 0, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा? उसका पाथ जो है वो सर्कुलर नहीं रहेगा और ये सैग कर जाएगा, सैग करके इस रास्ते से गिर जाएगा, सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं करेगा। तो अब इसी शर्त को हम लिखते हैं, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? मेंटेनिंग ए सर्कुलर मोशन। Condition for maintaining circular motion. Condition for maintaining circular motion. क्या कंडीशन है? That at the top सबसे कम टेंशन कहां होता है? टॉप में। उस समय टेंशन लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। At the top tension should be either more or equal to 0। ठीक है? ये टेंशन 0 से कम नहीं चाहिए। कम से कम होगा तो कितना हो जाएगा? टेंशन इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये therefore minimum value of tension at top is T is equal to 0। ये मिनिमम वैल्यू आ गई टेंशन की टॉप में। कितनी? 0। ठीक है? ओके। अगर टेंशन टॉप में इसकी वैल्यू 0 आ गई यहां पर, तो हम कोई भी इक्वेशन पकड़ लें। ये वाला इक्वेशन टॉप में, ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन का था बॉटम और लोएस्ट पॉइंट। ये वाला कहां है? हाईएस्ट पॉइंट। और अब अगर टॉप में टेंशन हम कम से कम हो जाए, आने दो 0, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर टेंशन को यहां 0 कर दें, ये यहां से ढीला होते 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 टेंशन यहां 0 हो गया, फिर यहां आया, टेंशन फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो कैसा मोशन मेंटेन होगा? सर्कुलर मोशन। और अगर ये टेंशन यहीं पर 0 हो गया जाएगा तो और कम होगा, तो ये बॉडी यहां से यहां तक गई और ऐसे गिर गई। इसलिए अगर इसको आर रेडियस के साथ कंप्लीट सर्कल बनाना है, देन दिस स्ट्रिंग शुड रिमेन टाइट। दिस स्ट्रिंग शुड रिमेन टाइट। अगर ये ढीली हो गई और ये ऐसे सैग हो गई तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा गिर गया। तो सर्कुलर मोशन मेंटेन होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? द स्ट्रिंग शुड रिमेन टाइट। और स्ट्रिंग टाइट कब रहेगा? जब उसका टेंशन 0 से ऊपर होगा। मिनिमम वैल्यू 0, उससे कम नहीं जानी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो हम यही अलाउ कर सकते हैं। टॉप में 0 है तो यहां गई तो थोड़ा टेंशन आ गया, यहां पर थी तो थोड़ा टेंशन है, तो ये ऑलमोस्ट टेंशन में रहेगी, सीधी रहेगी, डिस्टेंस आर डिस्टेंस मेंटेन करेगी, तो ये पाथ कैसा बनेगा? सर्कुलर। समझ आया? इसलिए ये हमारी सर्कुलर पाथ की कंडीशन है, दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ टी एट टॉप टी इज इक्वल टू 0। दिस इज
कंडीशन फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके, ये कंडीशन फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन है। अब इसमें आगे देखिए, यहां पर मूव कर रही है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, यहां पर ये वाला डिस्टेंस r के बराबर है, इसमें टेंशन है। टॉप पोजीशन में, टॉप पोजीशन की हमारी कंडीशन क्या है? शुड बी 0। अब इस इक्वेशन में लीजिए, टॉप पोजीशन में अगर t 0 हो गया, ये 0 है, mg को इधर ले आए, क्या मिलेगा हमें? इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। That will be the condition when the tension is 0 and when the tension is minimum. So, to maintain circular motion, at the top, tension is equal to 0. Therefore, mg is equal to mv square upon r. ये फॉर्मूला आ गया, ये समझ, ये कहां से आया? ओके, ये यहां से आया, ये टेंशन के फॉर्मूले से। टेंशन मिनिमम इज दिस। अगर टेंशन मिनिमम, यहां पर टेंशन है, यहां है, यहां है, सिर्फ यहां तुरंत फिर से आ जाता है। धागा कैसा रहेगा? आर लेंथ अपनी मेंटेन करेगा। उस समय ये 0 है टॉप पे, तो ये दोनों यहां रहेंगे, दिस माइनस दिस इज 0, इसको इधर ले आए, mg is equal to mv square upon r. This is the condition. Condition for what? Maintaining circular motion. So to maintain motion at the top, this, mg is equal to this. Therefore, v is equal to, v कितना होना चाहिए? rg. कहां पर है ये वेलोसिटी? टॉप। So, to maintain a circular motion, fully circular, we need a minimum velocity at the top. And what is velocity? Root rg. ठीक है, इतनी वेलोसिटी होनी ही चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो क्या होगा? सोचो, ऐसा ऊपर गया और वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये सर्कल में नहीं आएगा। इतनी दूर क्यों जाएगा? यहीं गिर जाएगा। तो ये शर्त किसकी हुई? कि उसको सर्कल मेंटेन करना है। समझ में आया? तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका यह मतलब है कि वो वर्टिकल सर्कल को मेंटेन कर रही है। और मेंटेन करने के लिए हमने ये शर्त दिखाई कि उसकी टॉप में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट rg। ये एक शर्त याद कर लीजिए, वेलोसिटी एट द टॉप। ओके, अब अगर ये वेलोसिटी टॉप पर है, रूट rg निकालना बहुत आसान है। जितना रेडियस है, g से मल्टीप्लाई किया, रूट किया, वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी से जब वो चलकर नीचे आएगा तो वेलोसिटी इतनी ही रहेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? बिकॉज देयर इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये सीधा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आगे जाके इसको नीचे आना है
एक्सेलरेशन काम करेगा और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा। तो ये पक्का है कि हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। अब हम ये निकालते हैं कि जब ये नीचे की तरफ आता है और बॉटम पॉइंट पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। देखिए, उस वेलोसिटी को निकालने के लिए क्योंकि इनमें डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब फॉर्मूला किसके हैं, लीनियर मोशन के। और ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर, जिसमें डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे। वो फॉर्मूला सिर्फ कब लगता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो यहां हम किसकी हेल्प लेते हैं, यहां हम हेल्प लेते हैं एनर्जी इक्वेशंस की। एनर्जी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी। दो प्रिंसिपल को यहां पर हेल्प लेनी है। वन, द काइनेटिक एनर्जी इन ए बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरा, स्टैटिक एनर्जी किसी बॉडी में mgh होती है, जो कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट h, mgh से बनती है। तीसरा, किसी लोकेशन पर हम बॉडी को छोड़ दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर में बॉडी खड़ी हुई है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है, यहां से बॉडी को हमने छोड़ दिया, बॉडी गिरनी शुरू होगी, यहां आई, इसके पास वेलोसिटी आ गई, इसके पास एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर। तो ये हाफ mv स्क्वायर एनर्जी आई कहां से, क्योंकि नियम क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कहीं ना कहीं से ट्रांसफर हुई है। तो हम क्या देखते हैं, इसकी हाइट कम हो गई, तभी तो वेलोसिटी बढ़ी, mgh खत्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और अभी क्या आ गया उसके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो हमको समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी ही किसमें कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। जब हम इसको ऐसा सर्कुलर मोशन घुमाते हैं तो जब ये यहां पर है, इसके पास हाइट है, कितनी हाइट है, r प्लस आर, 2r हाइट है। जब ये बॉडी यहां आ जाएगी तो इसकी हाइट खत्म और इसके पास स्पीड बढ़ जाती है। तो वो स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, पहले इसके पास वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। ये दो हाइट ट्रेवल करके नीचे गिरा, यहां पर वो किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी आती है इस लोकेशन पर, यहां की वेलोसिटी को हम लिखते हैं वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट और वेलोसिटी एट द बॉटम। कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं, VB लिख लिया हमने, वेलोसिटी एट द बॉटम, ठीक, ओके। तो ये वेलोसिटी एट द बॉटम हम निकालना चाहते हैं। बताइए यहां पर एनर्जी कितनी होगी, दैट इज हाफ m इंटू VB स्क्वायर। एनर्जी हाफ m VB स्क्वायर, ओके। ये टॉप में एनर्जी थी, ये टॉप में वेलोसिटी थी। एनर्जी कितनी थी इसके पास, एट टॉप काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू V स्क्वायर, V का स्क्वायर RG। पोटेंशियल एनर्जी, टॉप में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mg इंटू 2r। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर दिया, 2.5 mrg, वो तो वही है mrg, 2 प्लस हाफ। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 5/2 mrg। ये इसके पास टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है। कहां पर है ये एनर्जी इसके पास, टॉप में। ये वाली एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक, और ये वाली कौन सी है, राइट। काइनेटिक एनर्जी कहां से बनी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m और v स्क्वायर को क्या लिखा, rg। समझ में आ गया, ये एनर्जी कहां है, टॉप में।
अब जब ये नीचे आएगा तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? आंसर है कुछ नहीं होगी, सेम रहेगी। क्यों? कंजर्वेशन लॉ है। तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन आपस में जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ऊपर में इसकी हाइट कितनी थी? 2r, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mg इंटू 2r। जब ये नीचे आया तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। वो किसको फॉलो करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखिए टोटल एनर्जी 5/2 mRg, देयरफॉर एट बॉटम टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 5/2 mRg। ये बात समझ में आ गई? बॉटम में भी टोटल एनर्जी कितनी होती है? 5/2 mRg। अच्छा, ये बॉटम की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एट बॉटम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बॉटम में? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि उसकी हाइट क्या है? 0। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट द बॉटम स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी किसके बराबर है? हमने पहले ही फिगर रखा हुआ है। टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है? 5/2 mRg। ये ठीक है। अब इसमें m कैंसल, ये 2 को इधर ले जाते हैं, 2 कैंसल, तो वेलोसिटी एट द बॉटम, वेलोसिटी एट द बॉटम, इधर देखिए वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी होगी? ये 2 इधर कैंसल, वेलोसिटी एट द बॉटम इज √5rg। ये हमने निकाला एट द बॉटम। इस पार्टिकल की वेलोसिटी एट द बॉटम √5rg थी, जिसकी टॉप में कितनी वेलोसिटी थी? तो जब ये बॉडी यहां पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? √rg। जब ये बॉडी यहां है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? दिस vb इज इक्वल टू √5rg। ओके, फिर से एक चीज और, ये वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? अगर ये वेलोसिटी कम हो गई तो क्या होगा? ये फॉल कर जाएगा, सर्कुलर मोशन विल नॉट बी मेंटेन। ये कंडीशन हमने क्या बनाई थी? हमने ये कंडीशन बनाई थी स्क्वायर इज इक्वल टू mg। कहां लिखा था इसको? यस, mg शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर ऑन r। ये हमारी कंडीशन थी। अगर इसमें वेलोसिटी बढ़ती तो ये कम हो गया, कौन? और mg किधर? नीचे, तो ये इस बॉडी को यहीं से ही नीचे खींच लेगा। ये सीधा जा रहा है किसकी ताकत से? वेलोसिटी की ताकत से। इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी के कारण कैसा जाना चाहता है? सीधा। mg किधर खींच लेता है? नीचे। दोनों का बैलेंस है, इसलिए ये कैसा आ गया? सर्कल। हर जगह इसका डिस्टेंस कितना है? r। अगर हमने v को कम कर दिया तो v कमजोर पड़ गया तो कौन भारी हो जाएगा? mg। और ये यहीं से ही ऐसा गिर जाएगा, यहीं से ही ऐसा गिर जाएगा। समझ आया? तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी के साथ आप क्या वर्ड लगाना पसंद करेंगे? इज इट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड और इज इट मैक्सिमम वेलोसिटी? इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट द टॉप √rg, इसके साथ हमको और क्या लिखना चाहिए?
मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, क्योंकि वेलोसिटी एट द टॉप रूट आर जी हो तो क्या इसको ज्यादा होने के लिए मना है? नहीं, कम होने के लिए मना है। तो ये चीज हमको याद रहना चाहिए कि वेलोसिटी रूट आर जी हमेशा होता है क्या? तो हमारा आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट आर जी। और अगर उस समय रूट आर जी की वैल्यू 20 आ रही है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? 20। अब हम उसको 15 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 25 कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया? तो वेलोसिटी बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन बढ़ जाएगा और वो एक्स्ट्रा फोर्स को क्रिएट कर लेगा। अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ये वेलोसिटी बढ़ाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, mg कम बन गया, तो क्या होगा? उत्तर है सेंट्रीपिटल। कौन देगा सेंट्रीपिटल? तो आंसर है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा टेंशन। ये टेंशन हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। मान लीजिए mv² अपॉन r की वैल्यू यहां पर आती है 30, mg की वैल्यू है 20। तो अगर उसको टर्न करना है तो कितना फोर्स चाहिए? 30, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो mg ने कितना दिया? 20, बाकी 10 कितने दिया? इसमें टेंशन क्रिएट किया, और वो टेंशन किसके बराबर क्रिएट हो गया? 10। अब टोटल फोर्स नीचे कितना मिल गया? 20 ड्यू टू mg, 10 ड्यू टू टेंशन, टोटल कितना? 30। mv² अपॉन r 30 का इंतजाम हमने कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला है। नीचे आता है तो ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, दैट विल सेटिस्फाई दिस। तो यहां पर mv² अपॉन r किसके बराबर होता है? टेंशन प्लस mg के बराबर। टेंशन प्लस mg। ये यहां देखिए एट द टॉप, इसको देखिए एट द टॉप माइनस mg को इस तरफ ले जाइए, क्या बनेगा? टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो टॉप में हमको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देते हैं? टेंशन प्लस mg। ये दोनों मिलकर हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं। इसी चीज को हमने पहले नहीं लिखा, अभी लिख लेते हैं। अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम वेलोसिटी। और मिनिमम वेलोसिटी में टेंशन क्या होता है? 0। इसीलिए इसमें टेंशन साइलेंट हो गया और mv² अपॉन r किसके बराबर कर लिया हमने? mg के बराबर। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला क्या था? ये टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r। जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स हमको चाहिए, कुछ हिस्सा mg दे देगा और कुछ टेंशन दे देगा। कम से कम वेलोसिटी करते जाते हैं तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। उससे कम नहीं होना चाहिए, यही हमने स्टडी किया। टेंशन की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। तो उस समय हमको ये कंडीशन मिली। ओके, ये अभी तक हमको समझ में आया। टॉप में इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी ही चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। में इतनी वेलोसिटी होगी, वो वाले में, उस सर्कुलर मोशन में नीचे आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √5rg। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है जो नीचे चाहिए। मिनिमम, बॉटम की मिनिमम वेलोसिटी। इससे ज्यादा हम रख सकते, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो क्या होगा? तो आंसर है, अगर इससे कम होगी तो जब ये बॉडी ऐसा ऊपर पहुंचेगी तो ये वेलोसिटी यहीं पर ही आके एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म हो गई और ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, यहां से गिर जाएगी। यहां तक इसको पहुंचना है, यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √rg के बराबर। √1rg। √1rg यहां कब बचेगा? जब यहां कितना लेके चलेगी? √5rg लेके चलेगी। उतनी एनर्जी लेके चलेगी √5rg वेलोसिटी की। ऊपर पहुंची वेलोसिटी कितनी? √rg। और √rg में ये सर्कुलर मोशन मेंटेन कर लेती है। तो आपको दोनों शर्त याद रखनी है। सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए टॉप में कितनी वेलोसिटी चाहिए?
रूट आर जी। सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए बॉटम में कितनी वेलोसिटी चाहिए? रूट 5 आर जी। ठीक है, अब उसमें कोई पूछ सकता है कि बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, आप निकाल सकते हो, वही mgh करके दिस विल कम टू रूट 3 आर जी। ऊपर में कितनी है 1 आर जी, नीचे में कितनी है 5 आर जी, बीच में आप निकालोगे 3 आर जी आएगी। उसमें हम 2 आर की जगह 1 आर ले लेंगे, तो यहां पर हमको वेलोसिटी मिली रूट 5 आर जी, तो यहां पर वेलोसिटी इधर ऊपर की तरफ, और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? अगेन ये इस तरफ, नीचे की तरफ। इस तरह से यहां की वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी, यहां की और यहां की, ये सब वेलोसिटी कैसी हैं? मिनिमम। कम से कम इतनी वेलोसिटी होती है, तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, ओके, ये वेलोसिटीज हो गई। अब इसके पास एनर्जी कितनी कितनी होती है? तो आंसर है, इसके पास टोटल एनर्जी का फिगर आप याद रखेंगे। टोटल एनर्जी कितनी होती है? रूट 5 अपॉन 2 mrg। टोटल एनर्जी 5/2 mrg। इसमें ऊपर से नीचे आती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जाएगी। ये होता है इसमें। ओके, तो दिस इज अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस। तो इसमें हमने पढ़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्प्रिंग का टेंशन बदलता रहेगा। टेंशन के सारे सिचुएशंस आपने पढ़ लिए हैं। यहां पर टेंशन मिनिमम होगा, और मिनिमम टेंशन कितना होता है? R माइनस mg, ये मिनिमम टेंशन होता है। ठीक है, और ये इस वैल्यू कितनी हो सकती है? कम से कम 0। ठीक है, ऊपर में जब ये नीचे आएगा समय, इसका टेंशन का फॉर्मूला क्या है? ये नीचे में टेंशन का फॉर्मूला mv²/r प्लस mg, ये नीचे का टेंशन है। जब ये एंगल थीटा बनाता है, ना नीचे है ना ऊपर है, तो ये इक्वेशन है। इस तरह से टेंशन का ये जनरल इक्वेशन हो गया। दिस इज जनरल इक्वेशन। ये दो स्पेशल केस हो गए कि नीचे में टेंशन कितना होता है और ऊपर में टेंशन कितना होता है। दीज आर स्पेशल केसेस 1 and 2। ये टेंशन के फॉर्मूलाज हो गए। उससे हमने क्या, वेलोसिटीज के फॉर्मूला, वेलोसिटी ऊपर कितनी, साइड्स में कितनी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अब इसको लेके किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं? इसको लेके न्यूमेरिकल इस तरह के बनते हैं, कुछ कंसेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स। कंसेप्ट में देखिए, एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है, एक बकेट में पानी डाल के हम गोल घुमाते हैं, और जब वो बकेट ऊपर पहुंचती है तो पानी नीचे नहीं गिरता है। उसका रीजन है, बकेट जब ऊपर पहुंचती है तो कौन सा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन। उसका पानी भी कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पानी भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जरूर उस पर कौन लगा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने लगाया? तो आंसर है कि जब पानी ऐसा ऊपर पहुंचता है तो पानी के साथ स्ट्रिंग नहीं लगी हुई है। उस समय पानी के साथ स्ट्रिंग नहीं है। पानी पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mg। मिनिमम वेलोसिटी कर दी है, तो टेंशन भी क्या हो गया है? 0। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि टेंशन काम कर रहा है। एक तो स्ट्रिंग पानी के साथ नहीं बंधी हुई है, एनीवे उसका टेंशन ऑलरेडी 0 कर दिया हमने, फिर वो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो आंसर है, उसको गिराएगा कौन? mg। ओके, mg नीचे गिराएगा। अब देखिए, mg हमारे पास एक फोर्स है, उस mg फोर्स को हमने ऑलरेडी खर्च कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में।
ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, एमजी नहीं हुआ, कोई पैसा हो गया, फोर्स जिसको खर्च कर दिया। तो आंसर है बिल्कुल ठीक है, फोर्स तो खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? मेरे पास ये तीन चीजें रखी हुई हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने इस पर फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स लगाया 50 न्यूटन। अगर मैं यहां पर 50 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, ये बॉडी आगे की तरफ चलती है। अब ये बताइए कि मेरा जो फोर्स है 50 न्यूटन, वो मैंने किस पर लगाया? बुक पर लगाया 50 न्यूटन। क्या वो 50 न्यूटन इस पर पूरा लग गया? नहीं लगा। तो वो सबका एक्सीलरेशन मान लो आया 2। कितना एक्सीलरेशन आया? 2। और मैंने फोर्स कितना लगाया? 50। इस पूरे का मास है 20 kg। मास 25, एक्सीलरेशन 2, कितना फोर्स चाहिए? 50। तो मैं 50 लगा रहा हूं, एक्सीलरेशन हो रहा है। इसका मास, टोटल मास मैंने कितना बताया था? 25। ओके, जिसमें से इसका मास है 5, में एक्सीलरेशन कितना है? 2। तो इसको कितना फोर्स चाहिए 2 एक्सीलरेशन के लिए? 10। मैं कितना लगा? 50। इसको चाहिए फोर्स 20, इसको चाहिए फोर्स 20। इसको कितना चाहिए था? 10। इसको कितना चाहिए? 20। इसको कितना चाहिए? 20। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तीनों को मिलाकर कितना चाहिए? 50। 50 मैं देता हूं, तीनों में एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, देखिए मैंने जो 50 दिया, अलग अलग खर्च हुआ तीनों पे। इस पे कितना खर्च हो रहा है? 20। इस पे कितना खर्च हो रहा है? 20। इस पे कितना खर्च हो रहा है? 10। मास से मैं फोर्स लगाता हूं, वो फोर्स अलग अलग क्वांटिटीज में खर्च हो सकता है। अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखिए, इसके सामने हमने दीवार खड़ी कर दी और ये मैंने 50 लगाया, दीवार तो हिली नहीं अपनी जगह से। अब 50 का क्या हुआ? सुनो, इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 0, नहीं चल रहा है। तो ये बोला कि अपना एक्सेलरेशन 0 है, हमको कितना फोर्स चाहिए? मास इंटू 0, कितना हुआ? 0। तो इसको कितना फोर्स चाहिए? 0। तो मैंने जो 50 लगाया, इसने पूरा का पूरा आगे बढ़ा दिया। खुद कितना खर्च किया? 0। इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसने भी कितना खर्च किया? 0। इसने जो 50 लगाया था, जो कि इसको यहां से मिला, इसने पूरा का पूरा पास ऑन कर दिया। इसको 50 मिला, इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, तो इसने भी कुछ खर्च नहीं किया। इसने क्या किया? पूरा 50 का 50 कहां लगा दिया? दीवार में। अब मैं क्या देखता हूं कि यहां से मैंने 50 फोर्स लगाया, दीवार पे कितना लगा? 50। जबकि पहले हम क्या बोल रहे थे कि जब हम 50 देते हैं, ये कितना लेता है? 10। ये कितना लेता है? 20। ये कितना लेता है? 20। और ये हमने ऐसा लगाया, किसी ने नहीं लिया। और जब इसको हटाते हैं तो फिर ये फोर्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या ये 50 लेता है? नहीं, ये भी नहीं लेता, ये भी नहीं लेता। अगर मैं पूछूंगा कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो आपका आंसर आएगा 30। तो जब मैं इसको 50 दे रहा हूं, तो ये इस पर 30 क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये खुद भी तो खर्च कर रहा है। तो देखो खर्च वाली बात आ गई। मैंने इसको कितना दिया? 50। ये इसको कितना लगा रहा है? 30। ओके, ये इस पर, ये यहां पर इंटरफेस में 30 लगा रहा है, तो ये इसके इंटरफेस में कितना लगा रहा है? 10। ये बाकी का क्या कर रहा है? अपने पे खर्च कर रहा है। तो फोर्स के साथ बिल्कुल यही बात होती है। जब हम किसी सिस्टम को फोर्स देते हैं, उस सिस्टम का हर हिस्सा अपने लिए जितना फोर्स उसको चाहिए अपने लिए रखता है, बाकी फोर्स को आगे बढ़ा देता है, अगली चीज पे लगा देता है। और चूंकि वो पूरा एक सिस्टम है, इसलिए सब के सब एक ही जैसे एक्सेलरेशन से चलते हैं, ताकि वो अलग अलग ना हो जाए। एक्सेलरेशन होगा तो अलग अलग हो जाएंगे। तो सिस्टम उसी को बोलते हैं जिसके हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक जैसा हो। लेकिन जब फोर्स की बात आएगी तो हर अपने मास के अनुसार अपना अपना फोर्स ले लेगा। जैसे हमारे घर में खाना आता है, जिसकी जिसकी जितनी खुराक है वो अपना अपना लेता है, सब जिंदा रहते, सब खाना खाते, ठीक है।
तो यही फोर्स के साथ भी होता है। अब फिर से मैं उसी वापस आता हूं, जब ये बकेट ऊपर गई है, बकेट के साथ दो एक्शन हो रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, तो क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन 0 हो गया है, टेंशन ने सेंट्रीपिटल फोर्स देने से इनकार कर दिया। और कौन सी चीज है जो उसको नीचे की? mg दिया, mg ने। तो mg का फोर्स खर्च हो गया, कौन से हेड में खर्च हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के हेड में खर्च हो गया। उसने क्या बनाया? सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके कारण ये गोल घूमता है। को नीचे पटकेगा कौन? नीचे गिराना है, नीचे गिराने के लिए वेट चाहिए, एक फोर्स चाहिए। हमने mg को बोला भाई इसको नीचे गिरा दो पानी को, वो बोला भैया मैं तो खर्च हो गया। किसमें खर्च हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में। तो अब पानी को नीचे कौन गिराएगा? कोई नहीं गिरा सकता, इसलिए नहीं गिरता। नहीं पसंद आया? कहानी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि वो mg फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा है, इसलिए वो खाली नहीं है, उसमें वर्टिकल मोशन क्रिएट करने के नहीं कर पाता। तो ये उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। mg इज कंज्यूम्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर वाटर डज नॉट फॉल डाउन। अब इसको अलग अलग तरीके से आप अलग अलग समझ सकते हैं कि पानी के पास इनर्शिया वेलोसिटी होता है, तो उसको किधर जाना है? सीधा जाना है। mg क्या करेगा? उसको नीचे गिराएगा। आपने ये थ्योरी नहीं मानी खर्च करने वाली, ठीक है, मत मानिए। आप क्या बोलते? भाई mg तो नीचे गिराएगा, ठीक है, गिराएगा। मैं बोलता हूं गिराएगा, और पानी नीचे गिरा। आप बोलते कहां गिरा? कहां गिरा? यहां से बाल्टी को हमने ऐसे घुमाया, यहां बकेट उल्टी हो गई, ये पानी नीचे गिरना शुरू हुआ, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है। 1 सेकंड के बाद पानी 1 सेंटीमीटर नीचे गिर गया। ये बकेट के साथ ऐसी वेलोसिटी थी, 1 सेकंड बाद ये नीचे गिर गया, यहां आ गया पानी, इतना नीचे गिरा। फिर 1 सेकंड के बाद और 1 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, 1 सेकंड के बाद और 1 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, 1 सेकंड के बाद 1 सेंटीमीटर और नीचे गिर गया। देखिए पानी नीचे गिरा कि नहीं गिरा? गिरा। किसने गिराया? mg ने गिराया। अब आप खुश हो सकते हैं कि mg का काम क्या है? नीचे गिराना, और उसने गिराया। ये पानी अल्टीमेटली गिरते 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 यहां तक आ गया, पूरा गिरा नीचे। तो गिरता है पानी, हम उसको क्या लिख देते? पानी नहीं गिरता। हमको लिखना यह चाहिए कि पानी बकेट को नहीं छोड़ता। अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, पानी बराबर गिरता है नीचे, तभी तो वो यहां से यहां आता है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं नहीं गिरता है, तो बकेट को रोक दो, यहां पे बकेट को रोक दो, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। चल रहा है तो भी गिर रहा है। सिर्फ हमको धोखा क्या हो रहा है? हम सोचते हैं कि नहीं गिर रहा, असल में तो पानी गिर रहा है, mg नीचे काम कर रहा है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आती है? बहुत बढ़िया, ऐसा समझ लीजिए। तो आप उसको वैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई तीसरी कहानी दिमाग में आती है तो उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन हर चीज फिजिक्स के प्रिंसिपल से होनी चाहिए। तो आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन एक चीज हम याद रखते हैं कि जब हम इस तरह से बकेट में पानी को घुमाते हैं तो पानी ऊपर में बकेट को उड़ता नहीं, ठीक है। ये ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ। न्यूमेरिकल एग्जांपल इसके किस तरह के होते हैं? न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखिए। यहां पर एक मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो ऐसे मौत के कुएं में पूरी घूम सके? अगर आप बड़ी जोर से गए, यहां से ये एक दरवाजा खुला है, यहां से एक मोटरसाइकिल ऐसे गई और इसमें जाली में ऐसे चढ़ गई, ये यहां तक गया और टपक गया, नीचे गिर गया। हम चाहते कि वो नीचे न गिरे। अगर नीचे न गिरे तो उसको क्या मेंटेन करना है? यस, अगर उसको नीचे नहीं गिरना है तो उसको क्या मेंटेन करना चाहिए? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए नीचे में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए?
√5 rg। तो ये जो इन्होंने गोला बना के रखा है, मौत का कुआं बना के रखा है, जो भी इसका नाम है, इसका कुछ रेडियस होगा। इस रेडियस को लेके हमने कैलकुलेशन किया, कितना? √5 rg। ये उसकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी, ये v मिनिमम √5 rg होनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर ये 10 फुट का गोला है, 3 मीटर का, यहां से यहां तक 3 मीटर है, ओके, या हम ये कहते हैं 5 मीटर है, तो यहां पर उसकी मोटरसाइकिल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? बताइए। इसको कितना रखेंगे? 5 मीटर। इसको कितना रखा? 10। तो ये कितना हो गया? 5 5 25, 25 इंटू 10 250, √250। ये हमने निकाल के देखा कि √250 कितना होता है। तो ये आप करके देखिए, ये करीब करीब आएगा 16 इंटू 16 कितना होता है? 244। ठीक है, तो दैट इज ऑलमोस्ट √250। तो उसको किस स्पीड से आना चाहिए? 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर बना सकते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस, 18/5। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसको एक बनाकर देखिए, लिखिए क्वेश्चन को। इन ए सर्कस a motorcycle has to make a vertical circular motion of the radius 8 meter. What should be its velocity? What should be its velocity when it enters the sphere at the bottom? What should be its velocity when it enters the sphere at the bottom? Okay. R कितना बताया मैंने? 8। ये ठीक है? This is equal to, sorry, 8 5 40 10, 400 is equal to 20. So this is 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाते हैं। तो मोटरसाइकिल को कितनी स्पीड से उसमें जाना चाहिए? 72 की स्पीड से। पर ये स्पीड कैसी है? मिनिमम। अगर ये स्पीड में थोड़ा सा बीच में कुछ कम ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऊपर पहुंचने के पहले ही वो गिर सकता है। तो ठीक है, 72 क्या, मोटरसाइकिल में हम 90 भी जा सकते हैं। तो ही विल मेक ए स्पीड ऑफ 90, 80, 90, बट स्पीड विल बी मोर देन, इसको इस तरह से लिखेंगे, स्पीड शुड बी मोर देन 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? अब ये बताइए कि अगर उसकी स्पीड 72 से ऊपर है, 90 की स्पीड है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगेगा, mv²/r। mg जो उसको फोर्स देगा वो सिर्फ कितना होगा? 72 के लायक होगा। बाकी फोर्स कौन देगा उसको?
यहां तो धागा भी नहीं है। कौन? mg ने तो दिया ना, पर mg का फोर्स किसके बराबर है? 72 के, और वो कितनी स्पीड लेके गया? 90। तो mv स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू mg से बढ़ गई। और मैंने आपको बताया था जब ये वैल्यू बढ़ जाती है तो कोई दूसरा एजेंट आता है उसको देने के लिए। कौन सा एजेंट? जो कि उसको बाहर नहीं जाने देगा। पहले क्या था? ये धागा उसको सर्कल के बाहर नहीं जाने देता था। अब कौन बाहर नहीं जाने देता? वो जो स्फीयर बना हुआ है स्टील केज का, वो उसको बाहर नहीं जाने देता। तो 90 की स्पीड से ऐसा फेंकाने की कोशिश करता है बाहर की तरफ। कौन नहीं जाने देता उसको? स्फीयर। तो स्फीयर उसको दबा देता है। 72 के पूर्ति किसने किया? mg ने। और बाकी जो इसने फोर्स लगाया वो कौन देता है? वो स्फीयर की सरफेस उसको देती है। और वो क्या फील करता है कि वो उतना उसको दबाते हुए चल रहा है, वो उसका वेट बन जाता है। और थोड़ा सा वेट उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होगा तो उसका स्टीयरिंग हिल जाएगा। समझ में आया? कभी एक्सपीरियंस किया? अगर सामने का चक्का उठ जाता है मोटरसाइकिल और स्कूटर में, तो आपका स्टीयरिंग जमीन पे नहीं, आप जिधर मर्जी ऐसा हिला लो, स्टीयरिंग फ्री हो जाता है एंड यू बिकम रडरलेस। डायरेक्शन ही नहीं रहती है। ऐसा हाथ आपका ऐसा हुआ और मोटरसाइकिल नीचे गिरी, इधर भाग जाएगी। एनीवे, वो आगे से आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे उतना उस सिचुएशन को आप सोच सकते हैं। एनीवे, मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? 72। उससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर ज्यादा वेलोसिटी होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? सरफेस ऑफ द स्फीयर। और सरफेस ऑफ द स्फीयर को मोटरसाइकिल को ऐसे फील होगा कि वो सरफेस को दबाते हुए चल रहा है। ठीक है? ये ओके। तो ये वेलोसिटी होती है। अच्छा, इसी में ना मैं एक दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं जो मैंने अभी आपको बोला। लिखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इज 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, then what is the weight? What is weight of the motorcycle experienced by the driver when he is at the top, when he is at the top। ठीक, अब आप बताइए जब ये टॉप पर पहुंचेगा तो इसका वेट कितना होगा? और इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? एट द टॉप टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस। जब ये ऊपर पहुंचता है तो इसका फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी रिक्वायरमेंट है? mv स्क्वायर अपॉन आर। उस जी ने कितना दिया? mg। बाकी किसको देना पड़ेगा? तीसरी एजेंसी को। ये कौन देगा? ये फोर्स देगा, ये रिएक्शन देगा उसको, जो स्फीयर की सरफेस है। तो ये स्फीयर की सरफेस उसको फोर्स देगी। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, फोर्स गिवन बाय, ओके मैं इधर लिखता हूं इसको, दिस इज फोर्स गिवन बाय sphere at the top। वहां पर फोर्स प्लस mg दोनों मिलकर इसको पूरा करेंगे, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये फुलफिल करेंगे। यहां पर mg तो mg है, तो फोर्स कितना रहेगा? फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg। दिस इज द फोर्स। ओके, अब यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू हमको मालूम है, आर की वैल्यू हमको मालूम है, m
ओके, एम और ये जी की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है। एन की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, 50 किलो, 100 किलो, वट एवर इट इज। तो फॉर्मूला हमारा क्या बताता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी यहां पर कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। आर की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस जी 10। और ये हमारा इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, $68.125 इंटू एम, ये फोर्स की वैल्यू आएगी। एम उसका जितना होगा उतना हम लिखेंगे। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हिम, और यही उसका वेट होगा। द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय हिम विल बी दिस मच, ठीक है। ओके, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं न्यूमेरिकल, और एक के बाद एक आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें नॉर्मली इस तरह का सम नहीं आता है। जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेते हैं तो हमारा सम इस तरह से आता है कि ये एक स्फीयर में यहां से इसको एंटर करना है, और यहां से एक इंक्लाइन बना हुआ एक फिसलन पट्टी, ये ऐसे। इस फिसलन पट्टी में से किस हाइट से, कितनी हाइट से मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो आकर इसमें पूरा सर्कल बना सके, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द हाइट, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर ए मोटरसाइकिल फॉर विच इट विल मेक ए कंप्लीट सर्कल। तो मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट ये हमने मानी h। अगर इसकी मिनिमम हाइट यहां पर h है और ये h नीचे आती है तो कितनी एनर्जी इसको मिलेगी, एनर्जी एट बॉटम mgh, इतनी एनर्जी इसको मिली। ये एनर्जी यहां आकर क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम कितनी चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, सोचकर बताइए। हाफ एम वी स्क्वायर, कितना है वी स्क्वायर, वी कितना होता है बॉटम में, √5 rg, उसका स्क्वायर कितना हुआ 5 rg। तो हाउ मच इट इज 5 rg। mgh इज इक्वल टू हाफ m इंटू 5 rg। क्या क्या कैंसल, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 5/2 ऑफ रेडियस। दिस इज द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फ्रॉम विच द मोटरसाइकिल मस्ट फॉल। और सर्कस में यही किया जाता है, एक तरफ से मोटरसाइकिल नीचे आती है और आके अंदर घूमती
जाती है। ये पूरा केस तब है व्हेन इट इज फ्रिक्शनलेस, क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है, उस फोर्स में जब भी मोटरसाइकिल चलेगी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी, उसको अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो उतना वर्क हमको और मोटरसाइकिल को देना पड़ेगा। ये एक आइडियल केस है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कैलकुलेशन कैसे होती है, राइट। और इसको सॉल्व करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई एग्जाम पूछा जाता है। कितनी हाइट से मोटरसाइकिल को आना चाहिए ताकि वो सर्कल मेंटेन कर सके। दिस इज द हाइट रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्कल। ठीक है, और स्फीयर का, सर्कल का मीटर कितना है, 2r। ये कितना है, 2.5 r। मतलब उस 2r से और ऊपर से मोटरसाइकिल को आना चाहिए। इसलिए मोटरसाइकिल ज्यादा ऊपर से आएगी तब जाकर इसमें कंप्लीट सर्कल घूम पाएगी। मोटरसाइकिल कह सकते हैं या हमने एक खिलौना बनाया कि यहां से एक छर्रे को छोड़ा बॉल को, वो बॉल ऐसा आया, ऐसा गया और ऐसा पूरा घूम के भी आ सकता है और बीच से भी गिर सकता है। उसके लिए हमको क्या शर्त पूछी जा रही है कि उस बॉल को कितनी ऊंचाई से यहां से छोड़ें कि वो सर्कल मेंटेन करे, बीच में गिरे मत। तो कितनी हाइट लेनी पड़ेगी हमको, 5/2r। इस तरह के इसके न्यूमेरिकल होते हैं। नंबर्स भी आ सकते हैं, रेडियस और हाइट पे भी पूछा जा सकता है। वंस यू नो द प्रिंसिपल आप सब बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एनर्जी थोड़ी सी इन्वॉल्व है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये हो गया वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में आपने देखा वेलोसिटी जगह जगह चेंज होती है, एक्सेलरेशन जगह जगह चेंज होता है। क्यों? क्योंकि टेंशन भी हर स्पॉट पे चेंज होते जाता है। टेंशन चेंज होगा, फोर्सेस चेंज होंगे, फोर्स चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो इसका एक्सेलरेशन भी हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, so this is all about vertical circular motion. And now after closing this we can do certain numericals on laws of motion. अब हम लोगों को laws of motion पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। So before we go to work power energy we will do many numericals on laws of motion. ठीक है, एक आज हम लोग कर लेते हैं, फिर then we will do it later. देखिए एक क्वेश्चन सुनिए, मुझे नहीं लगता हमको कोई भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज टाइड टू ए स्टोन ऑफ मास 0.4 kg and the other end to a small pivot on a smooth vertical board. What is the minimum speed of the stone required at its lowermost point so that spring does not slack at any point in the motion during the vertical circle? बॉटम में कौन सी स्पीड होनी चाहिए, फॉर्मूला बोलिए। यस, बस दैट इज द आंसर। आर की वैल्यू रखेंगे वी विल गेट द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिल लूप्स द लूप। लूप्स द लूप मतलब पूरा सर्कल बनाता है। लूप्स द लूप हुज डायमीटर इज 8 मीटर, फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट मस्ट ही स्टार्ट। उसका डायमीटर हमको दिया है 8 मीटर, यानी 2r की वैल्यू दी है 8 मीटर, और हाइट कितनी होनी चाहिए, यस, तो व्हाट इज द आंसर, 10 मीटर। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ ए बाइक एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ग्लोब ऑफ रेडियस 9.8 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, ग्लोब 9.8 मीटर का है, तो टॉप पे कितनी मिनिमम स्पीड होती है, रूट आर जी, रूट ऑफ 9.8 इंटू 9.8 दैट इज 9.8, दैट इज आंसर। चौथा, ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज व्हील्ड इन वर्टिकल सर्कल, स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट मिनिमम स्पीड इट हैव एट द बॉटम।
दूसरा, in that case what is the velocity at top of the circle? एक बार √5 rg और एक बार √rg. अगला, a bucket containing water is tied to one end of the rope. The rope is 2.45 meter long and rotated about other end in a vertical circle. Find the minimum velocity at the highest and lowest point in order that water in the bucket should not spill. ये √rg एंड √5r. बस इनके क्वेश्चन इससे और ज्यादा हटकर नहीं हो. ये फेमस क्वेश्चन है, यही इसके आप. अब इसके बाद और जो न्यूमेरिकल हैं फ्रिक्शन के बेस पर, ठीक है, और सेंट्रीपिटल के फोर्स के बेसिस पर, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, एंड दैट वी विल सॉल्व ऑफ टू लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज.